वर्षा नगर नाम का एक गांव था, जहां पर सभी हंसी और खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे। बारिश का मौसम आने को था और जमींदार का बेटा सुमित गांव की एक लंबी चोटी पर चढ़ाई कर रहा था। अचानक से उसे एक गुफा नजर आती है। ये गुफा इतनी ऊंचाई पर कैसे? अंदर जाके देखता हूँ। उसे एक चमकीली चीज वहाँ पर गड़ी हुई नजर आती है, जिसे देखकर सुमित मन ही मन कहता है, ये तो कोई कीमती पत्थर दिख रहा है। इसे ले जाकर मैं अब्बू को दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। सुमित उस कीमती चमकते पत्थर को लेकर अपने घर ले जाता है और अपने पापा को दे देता है। उसी गांव में रमेश नाम का किसान अपनी बीवी गीता के साथ रहा करता था। रमेश अपनी खेती में हल जोत रहा होता है। उतने में बारिश आ जाती है और रमेश अपने घर लौट जाता है। आज तो वक्त से पहले ही बारिश आ गई, क्या बात है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि बारिश होगी। मैं भी हैरान हूँ कि इस कस्बे में मौसम अपने समय से ना पहले या बाद में आती है। लेकिन छोड़ो, लेकिन हम तो मौसम को नहीं बदल सकते ना। जी, आप सही कह रहे हैं। आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश को आए बहुत वक्त हो गया था और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ए जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बारिश मेरी फसल खराब ना कर दे। पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी। देखते ही देखते एक दिन, फिर 2 दिन और फिर 3 दिन तक बिना रुके गांव में बारिश होती रही। बारिश से परेशान होकर गांव के प्रधान ने एक बैठक बुलाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कस्बे वालों, कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले कभी इस कस्बे में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस कस्बे में किसी ने कुछ किया है, जिसकी सज़ा हम कस्बे वालों को मिल रही है। मैंने तय किया है कि हम सबको कस्बे के साधु के घर जाना चाहिए, नहीं तो हम सब इस बारिश में मर जाएंगे। ये आप ठीक कह रहे हैं। हम सबको ये बारिश कैसे भी रोकनी होगी, नहीं तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। सभी गांव वाले मिलकर साधु के घर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बारिश क्यों नहीं रुक रही है। ये वर्षा ऋतु तो हमेशा ही संतुलन में रहता है, क्योंकि एक कीमती चमत्कारी पत्थर हमेशा से पहाड़ों की चोटी पर लगा हुआ रहता है, जो कस्बे के ऋतुओं को समय पर संतुलित करते रहता है। लेकिन ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है साधु जी। अब हम सब लोग क्या करें जिससे ये बारिश रुक सके? मामला सीधा है प्रधान। जिसने भी वो कीमती पत्थर चुराया है, उसे ढूंढो और अपनी जगह पर फिर से रख दो, तो बारिश रुक जाएगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यह पत्थर चुराया किसने है? बेटा, वो तुम कस्बे वालों को ही ढूंढना पड़ेगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब जानकर गांव वाले और प्रधान साधु के घर से निकल जाते हैं और प्रधान एक बार फिर बैठक बुलाते हैं। जिसने भी ये कीमती पत्थर लिया है, उसे वापस कर दो, नहीं तो ये बारिश कभी नहीं रुकेगी और इसी तरह चलती रहेगी। चलो, सब कस्बे के घर में जाकर उनसे पूछो कि उन्होंने ही कोई वो कीमती पत्थर तो नहीं चुरा लिया। गांव के लोग हर घर में जाकर पूछने लगते हैं कि किसी ने ये पत्थर चुराया तो नहीं। रमेश जमींदार के घर पहुंचता है। जमींदार साहब, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। मैंने सुना है कि सारे कस्बे वाले पत्थर वत्थर कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ जमींदार साहब, आप प्रधान जी के मीटिंग में आए नहीं थे कि मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। किसी ने पहाड़ पे से वो कीमती पत्थर चुरा लिया है, जिसकी वजह से कस्बे में बारिश नहीं रुक रही है। वो पत्थर मौसम के संतुलन को संभाल कर रखता था और वो बड़ा ही कीमती पत्थर था। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो पत्थर मेरे अब्बू ने चुराया है? नहीं सुमित, मैं तो बस बता रहा था। हम सभी के घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं कि अगर गलती से आप अपने घर पर तो लेकर नहीं आ गए। नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कोई पत्थर नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रमेश वहाँ से घर लौट जाता है
जहाँ उसकी बीवी गीता उससे कहती है, क्या हुआ जी, कुछ पता चला कि किसने वो पत्थर चुराया है? पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है कि वो पत्थर शायद जमींदार के पास है, क्योंकि जब मैंने उसे पूछा तब उसके बेटे सुमित ने बड़े गुस्से में जवाब दिया। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगले दिन प्रधान एक बार फिर बैठक बुलाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों को अभी भी वो पत्थर नहीं मिला है, इसीलिए हम खुद पहाड़ पर जाकर उस पत्थर को ढूंढेंगे कि कहीं गलती से वो अपनी जगह से हिल ना गया हो। तो बताओ, कौन जाना चाहेगा उस पहाड़ की चोटी पर? मैं जाना चाहूंगा। मगर इतनी बारिश में वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। हाँ रमेश, इस बात को समझो, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। मैं जाऊंगा। इस बारिश की वजह से हमारा खेत और फसल बर्बाद हो चुके हैं। इस बारिश को मुझे कुछ भी करके रोकना होगा, नहीं तो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। रमेश पहाड़ की चोटी पर चलना शुरू करता है। जैसे ही चोटी पर पहुंचता है, उसे एक गुफा नजर आती है और वो उसके अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक अनोखी किताब नजर आती है। ये तो बड़ी ही अनोखी किताब है जो बहुत ही चमक रही है। खोल कर देखता हूँ। उस किताब में ये लिखा होता है कि कभी भी अगर वो चमत्कारी पत्थर खो जाए तो इसी तरह का एक और पत्थर तुम्हें दूसरे गांव शिमपुरा में मिलेगा। उसे वहां से लाकर अपनी जगह पर रख देना। ऐसा करने से बारिश अपने आप रुक जाएगी। रमेश उस किताब को अपने साथ लेकर अपने गांव लौट आता है और प्रधान और गांव वालों से मिलता है, जहां पर जमींदार और उसका बेटा सुमित भी मौजूद होते हैं। इस किताब के हिसाब से मुझे शिवपुरा कस्बे की चोटी पर जाना है और वहां रखे पत्थर को अपने साथ लेकर आना है और अपने कस्बे के पहाड़ पर रखना है। अगर ऐसा है तो तुम जाओ और उस पत्थर को ले आओ। जी प्रधान जी। रमेश शिमपुरा गांव निकल जाता है। जमींदार और सुमित अपने घर में जाकर इस मसले पर चर्चा करते हैं। अब्बू, इससे पहले कि ये जाकर वहां से पत्थर निकाल ले, मैं जाकर वो पत्थर चुरा लेता हूँ। नहीं बेटा, उसे वो पत्थर इस कस्बे में लेकर आने दो। जब वो उस पत्थर को यहाँ ले आएगा तब वो पत्थर उसके घर से हम चुरा लेंगे। समझ गया अब्बू। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मेहनत उसकी तो फायदा हमारा। ये रमेश और प्रधान बहुत उछल रहे हैं। इनकी पूरी नीति चौपट हो जाएगी। अगर कुछ दिन बारिश इसी तरह से हो जाएगी तो कस्बे वालों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और तब उन्हें हम गेहूं चावल बेचेंगे और जब उनके पास काम नहीं होगा तो हम उन लोगों से अपना काम भी करवाएंगे। बस ये रमेश हमारे रास्ते की आफत बन रहा है। फिक्र मत कीजिए अब्बू, जिस तरीके से मैंने वो पत्थर चुराया है उसी तरीके से हम वो पत्थर भी चुरा लेंगे। रमेश शिमपुरा के पहाड़ से वो पत्थर ले लेता है और वापस अपने गांव लौट आता है और प्रधान और गांव वालों से मिलता है। जी, ये मैं मौसमों का पत्थर ले आया हूँ। अब जल्दी ये हमारे कस्बे में हो रही बारिश रुक जाएगी। तुमने तो कमाल कर दिया रमेश। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता हमारे तो रहना मुश्किल हो जाता। आप तो वाकई में इस गांव के हीरो हैं। बहुत बढ़िया रमेश। शुक्रिया प्रधान जी। मैं कल ही जाकर इस पत्थर को पहाड़ पर रख दूंगा। आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है रमेश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रमेश उस पत्थर को लेकर अपने घर जाता है। जमींदार और उसका बेटा सुमित उस पत्थर को चुराने के लिए रमेश के घर पहुंचते हैं। ये देखो कस्बे का नायक। कल देखते हैं कैसे ये कस्बे वालों को अपना मुंह दिखाएगा। चलिए अब्बू, जल्दी से उस पत्थर को चुरा लीजिए और फिर हम यहाँ से चलते हैं। जमींदार उस पत्थर को चुरा लेता है और घर से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही जमींदार और सुमित घर से बाहर निकल रहे होते हैं, वहाँ पर गांव वाले और प्रधान बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आओ आओ जमींदार, आज यहाँ कैसे आना हुआ?
लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे थे यहाँ। रमेश अंदर से ऋतुओं का पत्थर लेकर आता है। जमींदार जी, आप ये कीमती पत्थर लेना तो भूल ही गए। जो पत्थर आप और आपके बेटे ने चुराया है वो नकली है और ये असली है। और हमें ये भी पता है कि इससे पहले जो कीमती पत्थर था वो भी आपने ही चुराया था। जब मेरे पति ने कहा कि वो पत्थर शायद आपने ही चुराया है, तो मैं आपके घर में काम करने वाली मेघा से मिली हूँ। उसी ने मुझे बताया कि आपके पास कोई पत्थर है और आज आप दोनों बाप बेटे रात को कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे मैं समझ गया कि तुम इस पत्थर को चुराने आने वाले हो, तो मैंने प्रधान और कस्बे के सभी लोगों को बता दिया था। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही वो गलती से पत्थर चुराया था। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने कस्बे वालों का भी नहीं सोचा। गांव वाले जमींदार और सुमित को माफ कर देते हैं और रमेश जाकर पत्थर को अपनी जगह पर रख देता है और गांव की बारिश अपने आप थम जाती है और धीरे धीरे करके सभी खेत खलिहान ठीक होने लगते हैं।